Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज DUHS का MD कैट जो रिकंडक्ट हुआ था 2023 के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2023 में दो एग्जाम हुए थे MD कैट के। एक जो फर्स्ट एग्जाम JSMU की तरफ से हुआ था, देन उस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया गया था DUHS की तरफ से। तो आज हम रिकंडक्ट वाला एग्जाम डिस्कस कर रहे होंगे और उसको डिटेल में देख रहे होंगे। सो द फर्स्ट MCQ इज द स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर क्या कहलाता है? देखो, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर जो स्किन कैंसर है उसको सार्कोमा कहते हैं। भाई सार्कोमा अगर मैं बात करूं तो सार्कोमा इज बेसिकली द कैंसर ऑफ दैट नॉर्मली अकर इन बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, जैसे फैट में, मसल्स में या ब्लड वेजल्स के अंदर नॉर्मली हो रहा होता है, दैट इज सार्कोमा। दैट इज नॉट रिलेटेड विद दैट इज नॉट रिलेटेड विद स्किन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एडेनो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा मींस कैंसर, एडिनो मींस एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल कैंसर। तो भाई एड्रीनल कैंसर का स्किन से क्या ताल्लुक है? कोई का ताल्लुक नहीं है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेलानोमा। देखो, मेलानोमा इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। नॉर्मली ये मेलानोसाइट्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली मेलानोसाइट्स के अंदर जो कैंसर हो रहा होता है, मेलानोसाइट्स के अंदर जो कैंसर हो रहा होता है दैट इज मेलानोमा। बट हमारी बुक के अंदर जिस स्किन कैंसर को डिस्कस किया गया है वो एड्स रिलेटेड है। एड्स की जो सिम्टम्स है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किन कैंसर आता है, दैट इज कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा, ये जो कैपोसी सार्कोमा है ना, दिस इज ये कार्सिनोमा या सार्कोमा इज समथिंग से। ठीक है, अब ये जो कैपोसी सार्कोमा है ना, नॉर्मली ये एड्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है एंड दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ स्किन कैंसर। सो अकॉर्डिंग टू आवर बुक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द कैपोसी सार्कोमा या कैपोसी कार्सिनोम, दैट इज द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not essential for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या चीज एसेंशियल नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, यस। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है डार्क रिएक्शन के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है that is this is basically essential for photosynthesis. Oxygen, नहीं। ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। क्या है भाई? बाय प्रोडक्ट, यानी कि ये रिलीज हो रही होती है, इसकी जरूरत नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बट हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वाटर, वाटर इज अगेन इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट बिकॉज आपके लाइट रिएक्शन के अंदर इसका बहुत मेजर रोल है। ठीक है, उसके अलावा सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो आप कहाँ से एनर्जी लेकर आओगे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ. So the next MCQ is energy is required for, एनर्जी आपको किस लिए चाहिए होती है? गैसेस एक्सचेंज के लिए, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। एक्टिव प्रोसेस, यस। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल दिस इज सिंपल सेल मेम्ब्रेन एंड किसी भी सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी उस सब्सटेंस को बाहर से अंदर लेकर आना चाहता हूं, तो आई नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP टू एक्चुअली डू दिस ट्रांसपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई किसी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज नेट गेन ऑफ ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, नेट गेन ऑफ ATP का मतलब है आपको कितने ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मिलेंगे। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर आप NADH और FADH2 इसको जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हो ATP के अंदर नॉर्मली। सही है,
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चल, अब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको कितने एटीपी मिलेंगे, सो दैट्स वेरी सिंपल। आपको तकरीबन 2 NADH मिलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इसी तरीके से जब पायरुवेट की आप ऑक्सीडेशन करते हो उसको क्रैब साइकिल में एंटर करने के लिए, तो वहां 2 NADH मिलेंगे आपको। इसी तरीके से क्रैब साइकिल के अंदर आपको 6 NADH मिलेंगे। तो ये तो हो गया टोटल NADH जो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर और एटीपी बनेंगे। FADH कितने होते हैं? तो FADH की अगर मैं बात करूं तो आपको क्रैब साइकिल के अंदर एक FAD, सॉरी एक बोल रहा हूँ, 2 FADH2 आपको नॉर्मली मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो यहाँ पे कितने 10, तो 10 से कितने बनेंगे 30। और एक FADH से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे 4। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये 10 NADH और 2 FADH2 जाएंगे, तो NADH से 30 ATP और FADH2 से 4 ATP आपको मिलेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 34। सो द करेक्ट आंसर इज 34 ATP। रिमेंबर दे आर आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम विद वन लॉन्ग आर्म एंड वन शॉर्ट आर्म, ठीक है। क्रोमोसोम जिसका एक लॉन्ग आर्म हो और एक शॉर्ट आर्म। अब आपको पता है ऐसा क्रोमोसोम कुछ इस तरह का, जिसके अंदर ये जो सेंट्रोमेयर है ये सेंटर से डाइवर्टेड, यानी कि सेंटर से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो, जिसकी वजह से एक आर्म शॉर्ट हो जाए जिसे आप पी आर्म कहते हो और एक आर्म लॉन्ग हो जाए जिसे आप क्यू आर्म कहते हो। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक होता है जिसके मिडिल में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल मेम्ब्रेन इनटेक मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल को इनटेक कैसे करती है, ठीक है। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का बल्क मौजूद है, इसको एक साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेकर आना है, तो सेल मेम्ब्रेन पहले करती है इन्वेजिनेट, डिप्रेशन गड्ढा होता है इसके अंदर, और ये चीज इसके अंदर आ गई। फिर अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन पिंच ऑफ करती है और ये चीज अंदर आ जाती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को आप एंडोसाइटोसिस का नाम देते हो। सो एंडोसाइटोसिस इज द राइट आंसर एंड इट इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, moving to the next question. The next question is the histological branch associated with the study of tissues and cells. Histological branch जिसकी जिसका ताल्लुक किससे, टिश्यूज को पढ़ने से, सेल को पढ़ने से। और मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ऑन द प्लांट एक्सट्रैक्ट कॉमनली यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। वो प्लांट्स जिनके एक्सट्रैक्ट से नॉर्मली आप ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रहे होते हो, उसको पढ़ना क्या कहलाता है, फाइटोलॉजी। नॉर्मली आप फाइटोलॉजी प्लांट स्टडी को कह सकते हो। विस्कम, विस्कम की अगर मैं बात करूं तो विस्कम बेसिकली एक ऐसा जेनस है प्लांट का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर यूज होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। माइकोलॉजी अगर मैं नीचे जाऊं, सो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। माइको, माइको मतलब समवॉट रिलेटेड विद द फंजाई, ठीक है। सो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ओके, so the next question is force push water from root to stem. Okay. अब this is stem and this is, अब वो वाटर जो रूट के अंदर आया उसको स्टेम में कौन भेजे, कैपिलरी एक्शन नहीं। कैपिलरी एक्शन तो बहुत नैरो ट्यूब्स के अंदर होता है। ट्रांसपायरेशन पुल, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अच्छा, उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर, बट उससे बेहतर तो ऑप्शन ये रहा, रूट प्रेशर। Yes, root pressure is actually the osmotic pressure that is generated by the root। और normally root से stem के अंदर
जो वाटर जा रहा होता है वो इसी फोर्स से जा रहा होता है, सो रूट प्रेशर इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली इन विच फेज, ठीक है, बैक्टीरिया कौन से फेज में रैपिडली ग्रो करता है? तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो लैग फेज के अंदर तो ग्रो नहीं करता, लॉग फेज जिसे आप एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हो, लॉग फेज के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करता है। स्टेशनरी फेज में नॉर्मली स्टैटिक होता है, एंड डिक्लाइन फेज के अंदर डेथ ज्यादा हो रही होती है एज कम्पेयर टू ग्रोथ, एंड अल्टीमेटली दैट इज द डिक्लाइन। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैडरवर्ट, ठीक है, ब्लैडरवर्ट एक कार्निवोरस प्लांट है, एंड अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं तो बहुत सिंपल है, दिस इज बुकलाइन, ठीक है। तो कैस्टेलेजा, कैस्टेलेजा बेसिकली एक और प्लांट है जो ब्रूम रैप फैमिली से ताल्लुक रखता है, दैट इज नॉट रिलेटेड इन योर दैट इज नॉट रिलेटेड विद योर सिलेबस, ठीक है। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, इसे आप गोस्ट प्लांट या इंडियन पाइप भी कहते हो, दैट इज नॉट ब्लैडरवर्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूट्रिकुला यूट्रिकुलरिया, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, यूट्रिकुलरिया इज द राइट आंसर। फिलोस्टाइल्स टर्बेरी, दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, so the correct answer is option C. Moving to the next question. Light when which inhibit the germination of lenticulus seed. Lenticulus seeds में जर्मिनेशन कौन इनहिबिट करता है? ग्रीन लाइट, नॉर्मली ग्रीन लाइट का इनहिबिशन, जर्मिनेशन की इनहिबिशन के अंदर बहुत कम रोल होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फार रेड लाइट का, सो द करेक्ट आंसर इज फार रेड, नॉट ब्लू लाइट, नॉट येलो अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टिपिकली जर्मिनेट इनटू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर ग्रो करते हैं? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आप जाइगोट का वर्ड ऑब्वियसली नहीं कहोगे, जर्मिनेशन की बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये दैट इज समवॉट रिलेटेड विद प्लांट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अगर मैं किसी हद तक इसको सही मानूं तो स्पोरोफाइट वुड बी द राइट आंसर, खासतौर पे वो ऑर्गेनिज्म जो स्पोरिलेशन करते हैं, जो स्पोर्स बनाते हैं, सो स्पोर फॉर्मेशन इज द राइट आंसर, स्पोरोफाइट इज द राइट आंसर, ऑल्दो ऑल्दो ये एक अलग कहानी है, बट द करेक्ट आंसर जो हम मान सकते हैं दैट इज स्पोरोफाइट। Okay. The next question is the diagrammatic representation commonly associated with tropical plant. अब tropical plant वो होते हैं जो गर्म इलाकों के अंदर होते हैं, तो गर्म इलाकों के अंदर मिलने वाले प्लांट्स को आप नॉर्मली कौन से प्लांट से डिनोट करते हो? ठीक है, तो नॉर्मली आप जो है वो इसे पाम ट्री से डिनोट कर रहे हो, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन टिब्यूलिन, ठीक है, टिब्यूलिन प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर? नहीं भाई। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर? यस, माइक्रोट्यूब्यूल इज बेसिकली मेड अप ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डीएनए एप्लीकेशन के अंदर पार्ट ऑफ राइबोसोम? नो, सही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द lysosomal enzyme associated with hepatomegaly and splenomegaly, ठीक है, हिपैटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली के अंदर, यानी कि हिपैटिक इनलार्जमेंट, लिवर बड़ा हो गया और स्प्लीन बड़ा हो गया, इसके अंदर नॉर्मली कौन सी डिजीज जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है? लाइसोसोमल डिजीज है, दैट इज बेसिकली गॉशर्स डिजीज, गॉशर्स डिजीज आपको देखने को मिलता है। ओके, लाइसोसोम के एंजाइम्स डिफेक्ट हो जाते हैं या होते ही नहीं है, दैट इज अ कंजेनाइटल, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच a structure absorb liquid, causing it to swell, but the volume does not dissolve is called, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करो, आप पानी लो, उसके अंदर किशमिश डालो, अब किशमिश क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, इसकी वजह से किशमिश फूल जाएगी, तो दिस इज बेसिकली imbibition, this is imbibition, this is not diffusion, effusion or osmosis, very simple। Okay, so the next question is the Casparian strip, कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको कहाँ मिलती है? जाइलम सेल्स में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, अब आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलती है जाइलम सेल्स के अंदर? नहीं भाई, ये आपको मिलती है एंडोडर्मल सेल्स में, यस,
एक होता है एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल यहाँ पे होगा, जो इस तरीके से होंगे, और एक होगा एंडोडर्म। तो जो कैस्पेरियन ब्रिज है ये आपको एंडोडर्मल में मिलता है, जिसकी वजह से एक ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉर्मली उसको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा होता है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आपको एंडोडर्मल सेल्स में मिलता है, एपिडर्मल में नहीं मिलता, मेसोडर्मल में, मेसोफिल्स में मिलता है, ठीक है। The next question is, in deficient soil, a carnivorous plant typically lives where there is a shortage of, ठीक है। अब carnivorous plant normally आपको कहाँ मिलता है? देखो, कार्निवोरस प्लांट का मसला ये है कि ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। अब इनको चाहिए नाइट्रोजन, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? अब सॉइल के अंदर तो नाइट्रोजन है नहीं, तो ये खुद को मॉडिफाई करते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको खाना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली उनसे अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं। कैल्शियम इज नॉट द राइट आंसर, फॉस्फोरस नहीं, पोटासियम नहीं, ठीक है। ओके, so the next question is, the color of leaf turn bluish green due to the deficiency of, ठीक है। अब ब्लूइश ग्रीन क्यों हो? मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, आयरन की कमी से, या पोटासियम की कमी से? तो नॉर्मली जो पोटासियम की कमी है ना, इस पोटासियम की कमी की वजह से आपका जो लीफ है वो कैसा हो जाता है, वो डल हो जाता है या ब्लूइश ग्रीन हो। सो पोटासियम इज द राइट आंसर, पोटासियम इज द राइट आंसर, जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और इनहिबिट अदर, ठीक है। अब डिफरेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो कौन रिलीज करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, किल कर सके। सो दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे, एक्टिनोमाइसिस हो गई या डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक्स या एंटीऑक्सीडेंट नहीं हो सकते। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉक्साई अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 8 आर टिपिकली रैपिड। अब ये कॉक्साई कैसे होते हैं? राउंड, राउंडेड, आठ के, आठ के झुंड के अंदर ही ग्रुप। डिप्लोकोकस क्या होता है? जब दो कोकाए हो। स्ट्रेप्टोकोकस, देयर इज अ चेन, चेन ऑफ कॉक्सा, ये देखो अंगूर के चेन, चेन की तरह। सार्केना, यस, सार्केना इज बेसिकली लाइक दिस, कुछ इस तरह का होता है। अगर आप 3D में बनाओगे तो स्क्वायर शेप का बनेगा, तो इस तरह, कुछ इस तरह, और एंड पे आप जो है, so this is basically sarcan. Streptococcus again the same, ठीक है। तो that is not the right answer, the right answer is south, ठीक है, very simple, चलो। So the next question is, the type of sexual reproduction in which morphologically similar, ठीक है, दिखने में सेम है बट फिजिकली डिसिमिलर, morphologically similar लेकिन फिजियोलॉजिकली, ठीक है, नॉट फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, morphologically and physically is the same thing, ठीक है, फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली गैमीट फ्यूज टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दिखने में सेम है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। जब ऐसे गैमीट्स फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, इसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऊगैमी की, तो ऊगैमी एक ऐसा ऐसी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली गैमी दोनों डिसिमिलर होते हैं। तो ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। आइसोगैमी के अंदर दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर टाइप, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आती। एन आइसोगैमी, एन आइसो, एन आइसो का मतलब डिसिमिलर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेसिकली एन आइसोगैमी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रोथ in the apex
growth in the apex of young stem that take place in zigzag manner, कुछ इस तरह से, is associated with, ठीक है। अब ये कौन सी मूवमेंट होती है? हाइड्रोट्रॉफिज्म? नो, हाइड्रोट्रॉफिज्म नॉर्मली रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, रूट्स ग्रो करती है टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। फोटोट्रॉफिज्म शूट के अंदर देखने को मिलता है, जिसका मतलब है शूट ग्रो करती है टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। ग्रेविट्रॉफिज्म ये आपको रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेविटी की वजह से नॉर्मली रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है। बट नोटेशनल मूवमेंट इज बेसिकली अ ग्रोथ मूवमेंट, और इसके अंदर आपको जिगजैग मैनर के अंदर मूवमेंट ग्रोथ नजर आती है, तो दैट इज बेसिकली अ सिंपल थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज, ठीक है। अब पार्टिकुलर एरिया को क्रोमैटिड कहते हो, कैरियोटाइप कहते हो, होमोलोगस कहते हो, या लोकस कहते हो? तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोकस, क्योंकि आपको पता है दिस इज क्रोमोसोम, इसके ऊपर ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द लोकस। वेरी सिंपल। ओके, कैरियोटाइप या क्रोमैटिड वगैरह आप इसे नहीं कह सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू relative लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। प्लांट जो रिस्पॉन्स करता है डे और नाइट की बेसिकली जो लेंथ है उससे, इसे आप क्या कहते हो? फोटोटेक्सिस मूवमेंट है, फोटोसेलिज्म नहीं, फोटोट्रॉफिज्म मूवमेंट, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे दिनों के वक्त में ग्रो करते हैं, कुछ शॉर्ट डे में ग्रो करते हैं, तो सिंपल रिलेटिव लेंथ से फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द डे प्लांट्स जो है जो ग्रो कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली फोटोप्रियोडिज्म, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की मोस्ट अबंडेंट टाइप, इसको याद रखो, एक नेमोनिक से जिसका नाम है लेवर, नेवर, लेट, मंकी, ईट, बनाना। एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से इसिनोफिल एंड बी से बेसोफिल्स, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। सिंपल, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट चेंजेस इन द पीएच। पीएच के चेंज से बचने के लिए आप क्या डालते हो? बफर डालते हो। तो बफर पीएच के चेंज को न्यूट्रलाइज करता है, पीएच को वहीं पे रखता है। सो बफर इज द राइट आंसर। केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो, नॉर्मली बाइकार बफर आपको ब्लड के अंदर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच 7.35 से लेकर 7.45 भी रहता है, ठीक है। वेरी सिंपल, आगे बढ़ो। जेंथोफिल एंड कैरोटीन्स, ठीक है। जेंथोफिल और कैरोटीन्स को आप कौन सी क्लास में कैटेगराइज करते हो? दे आर क्लासिफाइड एज कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन नहीं, फ्लेवोनॉइड्स नो, क्लोरोफिल्स नहीं, कैरोटेनॉइड्स आर द राइट आंसर, ठीक है। कैरोटीन, कैरोटेनॉइड्स समवॉट सिमिलर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल that carry information from nucleus to ribosome. अब suppose this is the nucleus, बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म, एंड सपोज दिस इज राइबोसोम। अब यहां से ये डीएनए, डीएनए इंफॉर्मेशन भेजेगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा? डीएनए बनाएगा एमआरएनए। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इससे बनाएगा प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। सो एमआरएनए इज द राइट आंसर, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम दैट एक्ट विद इन द सेम सेल इन विच दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। जिस सेल में बना है उसी सेल में अपना काम कर रहा है एंजाइम, दैट इज बेसिकली एंडो एंजाइम। इसे आप क्या कहोगे? एंडो एंजाइम का नाम दोगे। एंडो मतलब अंदर ही बना और अंदर ही इस्तेमाल, ठीक है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। अब सपोज ये एक सिंबॉलिक हार्ट है, दिस इज आर ए, दिस इज एल ए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड तो जाता है लंग्स के पास, ठीक है, थ्रू दी पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में। अब
एक मिनट के अंदर जितना ब्लड एलवी पंप करता है एओर्टा के अंदर, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जितना ब्लड निकल रहा है, दैट इज बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम। दोनों के अंदर फर्क है। यू हैव टू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ब्लड प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग एंड हार्ट रेट, एक मिनट में हार्ट कितनी दफा पंप कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सही है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्डियक आउटपुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन टू एक्टिव ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? वेरी सिंपल। HCl का काम पैप्सिनोजिन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तो नहीं, तो पैप्सिन भी गया, HCl भी गया। लाइपेज होता नहीं है। एंटेरोकाइनेज इज द राइट आंसर। एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ये ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The next question is accumulation of small changes through successive generation promote development of new organ or character transfer into offspring. Next generation is called, ठीक है। एक जनरेशन के अंदर छोटे 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 चेंजेस आते रहे, आते गए आते गए आते गए, और जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहे, जमा होते रहे, होते रहे, होते रहे, होते रहे। एक वक्त आया कि एक नया ऑर्गन बन गया या एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। इस चीज को आप क्या कहते हो? दिस इज वेरी सिंपल थिंग, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। और ये क्या कहता है? ये बहुत सिंपल सी बात है। इट्स वेरी सिंपल कि छोटा चेंज आया, जनरेशन में एक्यूमुलेट होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो गया। दैट इज बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसे आप क्या कहोगे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का नाम दोगे। कैरेक्टर एक्वायर्ड किया और उसकी इनहेरिटेंस। वेरी सिंपल। इसमें आपके लमाक की जो थ्योरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर उसने बताया था कि जिराफ की नेक लंबी होती गई, होती रही, होती रही, और एक वक्त आया कि ये एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया that all species are not identical and that variation are inherited is associated with। ठीक है। अब ये जो आइडिया था कि ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं है और वेरिएशन होती है, ये किसने कहा था? दैट इज बेसिकली डार्विन्स कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट था? डार्विन का कॉन्सेप्ट था। डार्विन ये कहता था कि भाई इनहेरिटेंस वेरिएशन की हो रही। सही। ओके। मेंडल के टाइम पे नॉर्मली ये सब नहीं था, तो सिंपल। द बैक्टीरियम ट्रिपोनीमा पैलिडम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ट्रिपोनीमा पैलिडम किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? वेरी सिंपल, स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट से ताल्लुक रखता है। प्रोटोबैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया ये नहीं है, फर्मीक्यूट्स नहीं है, तो नॉर्मली ये आपका स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट। वेरी ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्लेक्स दैट इन्वॉल्व बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। वो रिफ्लेक्स जिसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन होते हैं। अब इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? इस रिफ्लेक्स को आप मोटर रिफ्लेक्स होगे नहीं, मोटर के अंदर तो एक ही होगा। सेंसरी के अंदर, सेंसरी ऊपर न्यूरल लूप या न्यूट्रल, अगर ये लिखा हुआ भी न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रिफ्लेक्स आर्क इज द राइट आंसर। आपको पता है इंफॉर्मेशन आती है थ्रू दी सेंसरी न्यूरॉन और इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू दी मोटर न्यूरॉन। कभी कभी इनके बीच में आपको इंटर न्यूरॉन भी मिल जाता है, और अगर मिल जाएगा तो पॉलीसाइनेप्टिक है, नहीं मिला तो मोनोसाइनेप्टिक है। वेरी सिंपल। सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस के जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? ठीक है, तो नॉर्मली दे आर कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस होते हैं, कैरेटिनस नहीं होते, काइटिनस नहीं होते, या सिलिकीसनेस नहीं होते, तो कैलकेरियस होते हैं। पॉरिफेरा के अंदर जो स्पॉन्जेस को आप देखते हो तो उनका जो स्केलेटन है, स्पाइक्यूल्स है, वो कैलकेरियस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द occurrence of species in two or more structurally and functionally different zooids is known as। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में दो
ये दो से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं। इसकी वैसे एग्जाम्पल जो है वो आपको मिलती है निडेरियंस में, और पॉलिप मेड्यूसा आप देख रहे होते हैं। तो निडेरियंस के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मिलता है वहां पे? आपको मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ऑब्वियसली आपको निडेरियंस की बात करूं तो दो फॉर्म मिलती है, मेड्यूसा, मेड्यूसा और पॉली। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इस तरीके से मिल रहा है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक से ज्यादा फॉर्म मिलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। अभी डिस्कस किया मैसेंजर आरएनए का बनना। मैसेंजर आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। वेरी सिंपल, नॉट रेप्लिकेशन, नॉट ट्रांसलोकेशन, नॉट एनीथिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी या एएमपी। इतना एनर्जी रिच नहीं है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट where an impulse move from one neuron to another। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जारी होती है वो किस पॉइंट से जारी होती है? तो सपोज ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां जाएगी। इस पॉइंट को आप क्या कहोगे? साइनैप्स। सो इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दैट इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर आपको वैसे दो तरह के सेल्स मिलते हैं अगर हम बात करें। एक वो होते हैं जिन्हें आप एक्साइटेबल सेल्स कहते हो, जो एक्साइट हो सकते हैं, जो आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेल्स की बात हो रही है, तो आप न्यूरॉन्स की बात करो। न्यूरॉन्स आर द राइट आंसर। और ऑस्टियोसाइट बोन के अंदर मिलते हैं, नेफ्रोसाइट किडनी के अंदर मिलते हैं, ग्लायल सेल और नेफ्रॉन। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड, टच, प्रेशर एंड मोशन। साउंड, टच, प्रेशर एंड मोशन। ठीक है, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे ही पता लग गया कि कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, मैकेनो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आई में होते हैं, रेटिना में, जो लाइट डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर आपको टंग पे मिलेंगे, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर आपको स्किन पे मिलेंगे, जो टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मैकेनो रिसेप्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय। हर एंजाइम की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट की जाती है? तो दैट इज वेरी सिंपल, फीडबैक इनहिबिशन से। फॉर एग्जांपल, एक सबस्ट्रेट है S1, ये कन्वर्ट हुआ S2 के अंदर, ये कन्वर्ट हुआ S3 के अंदर। अब अगर S3 ज्यादा बन गया है तो क्या होगा? ये S3 जाके इस एंजाइम को E1 को इनहिबिट करेगा, एंड अल्टीमेटली S1 से S3 की कन्वर्जन कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन आपको हर जगह देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा इतना कॉमनली हर एंजाइम के साथ, या एलोस्टेरिक भी देखने को नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रक्चरल इंटरैक्शन इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स ऑफ। ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक की बात करें तो इंट्रास्पेसिफिक के अंदर आपको सेम स्पीशीज देखने को मिले। वेरी सिंपल, सेम स्पीशीज। इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा मतलब दरमियान, इंटर, बिटवीन द स्पीशीज। Okay, so the correct answer is same species. The next question is similar organ that tend to modify function in different species. Similar organism, similar organs है, ठीक है। आप इन्हें क्या कहोगे? सिमिलर ऑर्गन का मतलब है स्ट्रक्चर सेम, बट मॉडिफाई फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज, फंक्शन डिफरेंट है। क्या कहोगे? होमोलोगस। और वेरी सिंपल। अगर इसका उलट पूछा जाता, फंक्शन सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था, तो एनालॉगस। The next question is gonorrhea. Gonorrhea is STD, sexually transmitted diseases. ठीक है, STD है, ये किस वजह से होता है? वेरी सिंपल, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे कहते हो निजेरिया गोनोर। ट्रिपोनिमा पैलेडियम की वजह से आपको देखने को मिलेगा सिफिलिस। ठीक है, दैट इज अगेन एन STD। HIV इज अ वायरस दैट प्राइमरीली डिस्ट्रॉय। HIV वायरस किसको डिस्ट्रॉय करता है? आपको पता है HIV वायरस बेसिकली हेल्पर टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये कौन से सेल्स है? ये इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम को।
तो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज ड्यू टू द deposition of calcium is associated with। अब बेसिकली कार्टिलेज डीनेचर हो रही है, आपको पता है ये जॉइंट है, सपोज ये एक जॉइंट है, इस जॉइंट के दरमियान आपको मिलती है हाइलीन कार्टिलेज जो जॉइंट में फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। अगर ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाए तो बोन एक के ऊपर एक टकराएंगे, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी एंड बोन बोन में रफनेस आने लगेगी, दैट इज अर्थराइटिस, जॉइंट इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनफुल ब्लिस्टर्स ओवर द जेनाइटेलिया। पेनफुल ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं अराउंड द जेनाइटेलिया, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है, जिन्हें जेनाइटल हर्पीस भी कह रहे हैं। ओके, स्पर्म इज स्टोर्ड इन अ थिन 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये है आपके पास टेस्टिस, ठीक है, यहाँ से नॉर्मली एक ट्यूब है एंड दिस इज बेसिकली, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग 6 मीटर की ट्यूब मिलेगी, दैट इज बेसिकली एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस इज द राइट आंसर, जहाँ पे स्पर्म स्टोर हो। ओके, कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय विच सेल? कार्टिलेज कौन से सेल बनाते हैं? एडिपोसाइट, एडिपो फैट नहीं हो सकता। फाइब्रो, फाइब्रो इज नॉट रिलेटेड विद कार्टिलेज। कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का वर्ड कार्टिलेज से रिलेटेड है, यस। ऑस्टियो, बोन, तो कॉन्ड्रोसाइट इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ द बॉडी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर? सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं भाई? सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर एल्बो पे होंगे। एल्बो पे तो काम नॉर्मली इतने ज्यादा रिसेप्टर का काम नहीं है। लोअर बैक पे नहीं, टो पे नहीं, टंग पे। टंग पे और फिंगर टिप्स पे। फिंगर टिप्स से आपको बहुत कुछ डिटेक्ट करना है, तो सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? फिंगर टिप्स और टंग पे मिलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल कट्टे, ठीक है। अब ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स को आप प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल कह लो। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। सो हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंजाइम का काम नहीं है, रिसेप्टर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है लिवर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ब्रेन नहीं होता, हार्ट नहीं होता, स्किन नहीं होती, स्किन एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन की बात। मायोसिन फिलामेंट आर सराउंडेड बाय। मायोसिन फिलामेंट के अराउंड आपको क्या मिलता है? वेरी सिंपल, देखो, एक्टिन, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन, ठीक है। तो each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments. Very simple. So that is actin. Very simple. Okay. If a children has blood group A, B, AB, O, ठीक है, चिल्ड्रन है, उनके ब्लड ग्रुप है ए बी और O, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेरी सिंपल, इसका मतलब ये है कि एक पेरेंट के पास ये तमाम कॉम्बिनेशंस कब होंगे? अगर एक पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा है और दूसरा पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा है। अब आप अगर क्रॉस करोगे ना, लेट मी शो यू द क्रॉस। आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पे आपको आई बी मिल गया, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप मिल गया। यहाँ पे आपको आई बी स्मॉल आई यानी कि बी ब्लड ग्रुप मिल गया। यहाँ पे आपको ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप मिल गया। और यहाँ पे आपको स्मॉल आई, यानी कि वो पेरेंट्स जो अगर पेरेंट हीट्रोजाइगस हैं फॉर ए एंड फॉर बी ब्लड ग्रुप,
देन अल्टीमेटली बच्चों के ब्लड ग्रुप चारों में से कुछ भी हो सकते हैं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि वन पेरेंट गिव heterozygous A while the other parent has heterozygous B. दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्रॉस करके बता दिया। अगर ए बी होगा और ओ होगा तो नॉट पॉसिबल, राइट? वेरी सिंपल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पिंडल शेप इन ट्रोपॉइड इज गिवन। अब देखो, दिस इज समथिंग जो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट अगर आप इसे देखो तो लेट सपोज दिस इज द सेल, और इस सेल के अंदर ये सेंट्रियोल, यहां से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो स्पिंडल फाइबर का शेप है, दैट इज बेसिकली डायगोनल, कुछ इस तरह का है। दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर, या इस तरह का है। दैट इज स्ट्रेट, या इस तरह का है। या ओब्लिक ट्रांसफर बॉल है, यानी कि ओब्लिक का मतलब कुछ इस तरह से तिरछा है। तो अगर इसको समवॉट देखा जाए तो दिस इज बेसिकली ओब्लिक ट्रांसफर बॉल, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओब्लिकली अरेंज। वेरी सिंपल, इसका आंसर बस ये। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैरियर टू पैथोजन। पैथोजन को जो फर्स्ट बैरियर का सामना करना पड़ेगा वो क्या हो? ऑब्वियसली उसको स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि स्किन में सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? आपको पता है स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर नॉर्मली डेड सेल्स होते हैं, कैराटिन प्रोटीन होता है, जबकि डर्मिस के अंदर आपको ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, ये सारी चीजें मिल रही होती है। सो एपिडर्मिस इज द राइट आंसर। पैथोजन जब तक एपिडर्मिस को क्रॉस नहीं करेगा बॉडी के अंदर आ ही नहीं सकता। Okay. So the next question is the transmission of hepatitis B and C. हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो ट्रांसमिशन होती है वो कैसे होती है? देखो, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नॉर्मली आपके कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंटामिनेटेड फूड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए ये कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, इसको ब्लड गलत ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ऐसा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जिसके अंदर हेपेटाइटिस था, ऑब्वियसली उस शख्स को भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोवेट कन्वर्शन टू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरोवेट को 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो कन्वर्ट करते हो इसे क्या करते? ठीक है, सॉरी, दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद। ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको पता है पायरोवेट बना आपके पास कहाँ? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इसको आपने आगे भेजना है क्रैब साइकिल के अंदर, तो इसके लिए बीच में आप कुछ स्टेप्स करते हो। तो बेसिकली दैट इज एसोसिएटेड विद द क्रैब साइकिल, नॉट कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल से क्या काम? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द atypical monocot seed. A monocot seed does not have। टिपिकल मोनोकॉट सीड के पास क्या नहीं होता? तो आपके पास जो मोनोकॉट, टिपिकल मोनोकॉट सीड होता है उसके अंदर एक कॉटिलेडन होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। पैरेलल विनेशन ये भी आपको देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड समवट ये भी आपको देखने को मिलते हैं। स्पैट्स, दीज आर नॉट टिपिकली मोनोकॉट कैरेक्टर। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये होगा। सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड इज फाउंड इन। जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं? आपको पता है लैरिंग्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स आपको मिल रहे होते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे आके हमारे बायोलॉजी के DUHS 2023 का रिकंडक्ट का पेपर कंप्लीट होता है। इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया और तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।